अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परदेस से देश तक में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं परदेस में रहने वाले उन परदेसियों को जो वहां पर बैठकर अपने मुल्क की याद को ताज़ा करते हैं, अपने मुल्क को याद करते हैं और साथ ही साथ इस मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी का रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हम उनका जिक्र इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि उनके दिलों में एक पाकिस्तानी का दिल धड़कता है। हम देखते हैं कि वहाँ रहकर वो कमाते हैं और यहाँ पर जब वो पैसा भेजते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब मुसलसल कहते रहे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान भेजें, लेकिन जब ये पैसा पाकिस्तान भेजा जाता है और इस पैसे को जिस तरह से इस्तेमाल करने की वो ख्वाहिश रखते हैं, जब वो पैसा उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाता और जो रास्ते में रुकावटें और मुश्किलात होती हैं जिनको उन्हें फेस करना पड़ता है, उसके बाद बहुत से ऐसे यकीनन होते होंगे जो बददिल भी हो जाते होंगे। हमारा मकसद इस प्रोग्राम का ये भी है कि हम उन परदेसियों तक, अपने पाकिस्तानियों तक वो मदद, वो कानूनी मुशावरत भी फराहम करें, उन्हें वो डिटेल्स भी, वो मालूमात भी दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करें, हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करने की वजह भी बने। आज नाज़रीन जो हम बात करेंगे, जो मौजू सुखन रहेगा वो CDA के हवाले से हम बात करेंगे। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद में E12 एक सेक्टर है और इस सेक्टर में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की आज से कई साल पहले, हम कह सकते हैं कई डेकेड्स पहले, 31 साल पहले मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टमेंट का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद ये ख्वाहिश ही रखते रहे कि कभी तो वक्त आएगा कि यहाँ पर वो अपने घर तामीर कर पाएंगे, लेकिन अभी तक वो सूरत हाल जो है वो नहीं सामने नज़र आ रही। कुछ इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे डेवलप होती नहीं नज़र आती कि यहाँ पर घर जो है कब तक बनेंगे। ये सवाल उन परदेसियों की तरफ से है जिसको हम आज अपने देश में उठाएंगे। पहले तो राजा काशिफ हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से मौजूद, उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे जानते। काशिफ, ज़रा ये एक्सप्लेन कीजिएगा, ये E12 जो सेक्टर है, यहाँ पर अभी तक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू क्यों नहीं हो पाई और यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ है वो हैं क्या? जी मेहरीन, मैं थोड़ा आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि सेक्टर E12 जो है ये इस्लामाबाद का बड़ा खूबसूरत एक सेक्टर है। 1985 में इसके लिए 900 एकड़ 7 कनाल और 9 मरले जगह एक्वायर की गई थी जहां पे ये सेक्टर बनना था। इस रकबे को उसके बाद 1985 के बाद 1987 का इसका अवार्ड किया गया। अवार्ड के मुताबिक फिर 1987 में दोबारा अवार्ड किया गया। उस अवार्ड के मुताबिक इसके 6 मौजे थे। 30 सालों में आज तक सिर्फ 2,99,50,642 रुपये अदा किए गए हैं, जबकि मकानात जो तामीर शुदा थे मुतासरीन के, उस कीमत में जो कंपनसेशन दी जानी थी वो 9,85,90,784 रुपये थी। इस तरह उसमें से सिर्फ इन्होंने जो CDA ने अदा की 30 सालों के दौरान 1,86,25,323 रुपये अदा किए। इसके अलावा कंपनसेशन में जब अवार्ड किया गया तो सेक्टर E12 के मुतासरीन को उसके मुतबादल प्लॉटों की भी अलॉटमेंट की जानी थी, जो सेक्टर मुख्तलिफ सेक्टर्स में थी, जिनमें सेक्टर I12 में ज़्यादा अलॉटमेंट्स थी। अराजी के बदले इन्होंने आज तक सिर्फ 310 प्लाट जो हैं अलॉट किए हैं, जबकि मकानात के बदले 1935 मकानात उस वक्त 1989 में जब ये अवार्ड किया गया, उस वक्त इस ज़मीन पर, इस 900 एकड़ से ज़ायद ज़मीन पर 1935 मकानात मुतासरीन के तामीर शुदा थे, जिसके बदले में इन्होंने 1483 प्लाट अलॉट किए, 452 प्लाटों की अलॉटमेंट नहीं की। अब असल मसले की तरफ मेहरीन हम आते हैं कि 30 साल हो गए हैं। असल में जिन लोगों को अलॉटमेंट, इन मुतासरीन को जिनको इनके बदले ज़मीन के बदले में प्लाट और घर देने थे, आज ये पोजीशन है कि उनके बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं। अब वो कहते हैं कि हमें उस वक्त अगर अलॉटमेंट की गई थी, अगर उसी वक्त हमें पैसे दे दिए जाते, प्लॉट दे दिए जाते, तो हम अपनी अकोमोडेशन बना के यहाँ से शिफ्ट हो जाते, कब्जा हुकूमत को दे देते जगह एक्वायर होने के बाद। लेकिन उसके बाद 3 दहाइयों तक इसको डिले टैक्टिक्स यूज़ किए गए। जो CDA के अरबाब इख्तियार हैं उनकी तरफ से तवज्जो नहीं दी गई। अब मैं आपको बताऊं कि इस सेक्टर में ज़्यादा जो अलॉटीज़ हैं, जिनको प्लॉट अलॉट किए गए हैं E12 में, उसमें ज़्यादा लोग जो हैं गवर्नमेंट के लो पेड इनकम वाले मुलाजमीन हैं, जिनकी तादाद 4,430 काशिफ, थोड़ा ये बताइएगा ये E12 का सेक्टर जितना कि एरिया मेरा अगर देखा हुआ है, ये D12 के पैरेलल है, ऐसा ही है? और D12 में भी ऑलमोस्ट मोर और लेस यही सिचुएशन है, लेकिन कंपैरेटिवली बेहतर हालात है, जिस तरह आप अभी इस E12 के हालात बता रहे हैं। तो ये जो E12 के ग्राउंड रियलिटीज़ जो आप इस वक्त बता रहे हैं, तो वो तो नज़र नहीं आ रहा कि आने वाले कई करीब में हमें यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट होती दिखाई देगी। तो अब आप ये कह रहे हैं कि मुतबादिल जगह लोगों को
को दी जाएगी? देखिए मेरी सीडीए का मसला असल पता क्या है, ये लोगों को अगर कंपनसेशन दे देते हैं ना, उसके बाद ये अपनी जगह का कब्जा बरकरार नहीं रखते। ये अपनी जगह का कब्जा अगर बरकरार रखते हो तो ये थोड़ी सी जगह है, ये इनको कब्जा बरकरार रख सकते थे। इन्होंने असल में पेमेंटें करने के बाद जो इन्होंने करोड़ों की पेमेंटें की, प्लॉटों की अलॉटमेंट्स की, सैकड़ों प्लॉट इसके बदले में अलॉट भी किए, उसके बाद इन्होंने अपनी जगह का प्रॉपर कब्जा नहीं लिया। लोग लिटिगेशन में गए हैं। अभी भी कोर्ट ने आखिरी हियरिंग इसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मिन अल्लाह साहब की अदालत में हुई है। उन्होंने अदालत ने सीडीए को 17 जनवरी को ये हियरिंग हुई थी, उन्होंने 2 हफ्ते में इंप्लीमेंटेशन रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि लोग 3 दहाइयों से सफ़र कर रहे हैं। इसमें से मैं आपको बताऊं 1500 अलॉटी, जो इसमें 4430 अलॉटी हैं जो सरकारी अलॉटीज़ हैं, इनमें से 1500 अलॉटीज़ फोत हो चुके हैं, जिनके बच्चे भी, अब उन बच्चों के भी आगे से बच्चे हैं और वो भी कह रहे हैं कि हमें प्लॉट दें, हम अपने घर बनाएं, को छत लें। अब अदालती फैसले पे 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है उसने। तो जिन लोगों का यहाँ पे कब्जा है, जिन लोगों का यहाँ पे कब्जा है, उनके हवाले से क्या किया गया है? उनको यहाँ से हटाया जाएगा, कुछ इस तरह की भी बातें हैं? जी, ये 2 हफ्ते पहले, तकरीबन आज से 2 हफ्ते कबल, इस पे इन्होंने बड़े फोर्स लेके गए, जाके इन्होंने सीडीए वालों ने ज़िला इंतजामिया से मदद मांगी, मुकामी थाने से, गोलरे थाने की पुलिस ली, स्पेशल ब्रांच की ऑपरेशन डिवीजन से इन्होंने पुलिस ली, पुलिस फोर्स के साथ ये गए। लेकिन मुकामी लोग फिर खड़े हो गए, उन्होंने कहा जब तक आप हमारे हकूक अदा नहीं करते, आप रियासती जबर हम पे मत करें, हमें यहाँ से उठाने से पहले हमारी जो चीज़ें हैं वो हमें दे, कंपनसेशन दे, उसके बाद हम खुद ब खुद इसका कब्जा छोड़ देंगे, जिसके लिए सीडीए के पास तैयारी ही नहीं थी। बगैर फाइनली काशिफ, अब ये बताइए फाइनली यहाँ का अब स्टैंडिंग क्या है, डिसीजन क्या है इस जगह के हवाले से? जी, जो हमारे ज़राए जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के जो इनकी अदालती फैसले के, अदालती अहकामात के बाद मीटिंग्स हुई हैं, चेयरमैन सीडीए आमिर अली अहमद इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनका बिल्कुल फोकस है 12 पे। और इस वाले से जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी इसके लिए रेंजर्स की टीम मांगी है कि जहाँ तक इन्होंने इनको पे ऑफ कर दिया है, कंपनसेशन दे दी हुई है, वहाँ का कब्जा सीडीए हासिल करके ताकि इधर डेवलपमेंट के काम शुरू किए जा सके। बाकी जो थोड़े से मुतासरीन बच जाएंगे उनके लिए भी आमिर अली अहमद जो है वो कह रहे हैं कि हम इसके लिए भी जो अपना मैकेनिज्म बना रहे हैं ताकि उन लोगों को भी कंपनसेशन देके इस सेक्टर को जल्द से जल्द इसके डेवलपमेंट के, हमारे पास पैसे भी मौजूद हैं, सेक्टर को डेवलप करके हम ताकि लोगों के हवाले इनकी प्लॉट इनके हवाले कर दें। चलिए ठीक है, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नसीर इलाही मौजूद हैं बरतानिया से, उन्होंने भी यहाँ पर ज़मीन ख़रीदी है और किन मुश्किलात के बाद ये पैसा जो इकट्ठा किया जाता है, ये जगह ली जाती है, ख्वाब होती है, एक उम्मीद होती है। नसीर इलाही साहब थोड़ा बताएंगे कि क्या मुश्किलात इस वक्त फेस कर रहे हैं? आप लोग को बताया क्या जा रहा है कि क्या वजह है कि आप लोग को अभी तक यहाँ पे पोजेसन नहीं मिल रहा, आप लोग यहाँ पे अभी तक घर जो है वो नहीं बना सकते, उसकी वजूहात क्या दी जा रही है? आपको कोई मुतबादिल भी दिया जा रहा है आपको? हमें तो वही कुछ पता है जो हम खबरों में सुनते हैं। हमें उम्मीद तो है कि कुछ ना कुछ जल्दी हो जाएगा, लेकिन हमें कोई ख़ास वाज़ेह कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि कब तक हो जाएगा। हमें काफ़ी अरसा हो गया इंतज़ार करते हुए। हमें उम्मीद थी कि हम घर बनाएंगे, बच्चों का भी लिंक रहेगा पाकिस्तान से। मैंने वो प्लॉट तो ख़रीद लिया है, लेकिन ना घर बना है ना लिंक बना है। तो हम तो इस डोल्डर में फंसे हुए हैं। क्या प्लॉट का नाम उसके वो नाम बेचना चाहते हैं, ना ज़मीन मिलती है, उसका क्या बनेगा? और वक्त भी गुजर रहा है, वक्त की ज़्यादा अहमियत है। जाहिर सी बात है, पैसे की अहमियत होती है, वक्त की अहमियत होती है। जब आपने ख़रीदा होगा उस वक्त पैसे की वैल्यू और है, इस वक्त और है, आपने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन आपको बताया क्या जाता है कि क्या वजह है जो यहाँ पर अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो पा रही? और आपको कोई उन्होंने ऑल्टरनेट भी दिया है? आपने कोई ऑल्टरनेट लेने के हवाले से कोई तगोदो की, किसी से बात की, कोई जवाब मिला? हमें कुछ ऐसे कुछ हमें बताया कुछ भी नहीं जा रहा हकीकत में। ठीक है कि क्या होगा हमारे साथ, कब कब्जा मिलेगा हमें? या तो ये कहें कोई आप सेल भी करना चाहते हो तो आपको कीमत नहीं मिलेगी जो आप जो प्रेजेंट वैल्यू है, क्योंकि वो डेवलप ही नहीं हुआ। एक सेक्टर तो डेवलप ही नहीं है, उसका नामो निशान नहीं है, उस प्लॉट का कोई दारोमदार नहीं है, तो आपको जो उसकी वैल्यू भी नहीं बनती। फिर वो आपने कितनी ज़मीन यहाँ पर ली हुई है नसीर इलाही साहब? मेरे पास 10 मरले का प्लॉट है। अच्छा, 10 मरले का प्लॉट है, ठीक है। आप गुफ्तगू सुनते रहिएगा। हमारे पास यहाँ पर इस वक्त स्टूडियोज़ में वक़ार मुश्ताक तूर भी मौजूद है, माहिर कानून है। थोड़ा शायद आपकी भी रहनुमाई हो कि आप इस हवाले से क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली वक़ार मुश्ताक साहब, जो लोग परदेश में होते हैं, एक तो अपने देश में ही रहते हुए एक शहर से दूसरे शहर तक किसी मामले को देखना या हल करना बड़ा मुश्किल होता है।
एक शख्स जो बाहर बैठा है उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, पहले तो तरीक़ाकार ज़रा बता दीजिए कि क्या तरीक़ाकार हो सकता है कि वो इसके बारे में मालूमात भी रखें और अपने मामले को हल करने के हवाले से कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इन मसाइल को एड्रेस करती हो ताकि वो यहाँ पर अपने मसाइल को देख सके, हल कर सके। पहले ये बताइए, फिर हम इस मसले की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि समंदर पार पाकिस्तानी ज़ाहिर है हमारे मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और वो बड़े उम्मीद के साथ और पाकिस्तान की खिदमत के लिए अक्सर औक़ात यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर वो प्रॉपर्टी रखना चाहते हैं, यहाँ पर कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात इदारों की नाअहलियों की वजह से और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल ना होने की वजह से, जुल्म और ज़्यादतियों की वजह से वो अक्सर नुकसान उठाते हैं। तो इसलिए इदारे तो मौजूद हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओवरसीज़ फाउंडेशन का एक इदारा बना रखा है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी पंजाब ओवरसीज़ कमीशन एक्ट 2014 के तहत पंजाब ओवरसीज़ कमीशन बनाया है, जिसके अंदर अगर उसकी हम कंपोजिशन कानून की देखें तो उसमें मुकम्मल तौर पर उसका एक वाइस चेयरमैन है, फिर उसकी एक एडवाइजरी काउंसिल है। हर समंदर पार पाकिस्तानी जो हर दुनिया के मुल्क में मौजूद हैं उनकी इनपुट के लिए हर ज़िले के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज़ कमीशन की कमेटीज़ मौजूद हैं जो कि उनके मसाइल के लिए इदारों से रब्ता कर सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसला है इम्प्लीमेंटेशन का और प्रायोरिटीज़ का। जिन लोगों की पहले गवर्नमेंट रही उन्होंने भी इस पर आंखें बंद किए रखी और अब की गवर्नमेंट भी जिस तरह के गवर्नमेंट का लगता ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है, तो उम्मीद की जा सकती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए और उनके इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए अगर इन इदारों को वकार साहब जैसे आप बता रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद है, ओवरसीज़ फाउंडेशन मौजूद है, लेकिन क्या ये फ़ाल भी है? क्या ये अपना रोल जो है वो इस तरह से अदा कर रही है कि क्यों नहीं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल हल हो पा रहे? हम अपने इस प्रोग्राम की तवसत से जान पाते हैं कि कितने लोग हैं जो ख़ास तौर पे ये ज़मीनों के मामलात में बहुत अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। अभी हम बहुत से और मामलात को तो अभी नहीं उनका नाम लेना चाह रहे, लेकिन अगर ओवरसीज़ फाउंडेशन जैसे इदारे मौजूद हैं तो वाई दे नॉट हेल्पिंग देम आउट? इसमें गुजारिश ये है कि एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी गवर्नमेंट ने अब जिस तरह लाहौर है तो लाहौर के अंदर गवर्नमेंट ने सिविल अदालतें फ़िक्स कर दी हैं सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के केसेस को सुनने के लिए। साथ ही उन्होंने क्या काम तो जो बंदा सात समंदर पार बैठा है वो इन केसेस को किस तरह से टेकअप करेगा? ज़ाहिर है वो तो एक लीगल प्रोसेस है उसको, लेकिन जहाँ पर देखिए ये दो चीज़ें, एक है अदालत का मामला, उसके अंदर अदालत सिर्फ आपको फैसिलिटेट हमारा सिस्टम कर सकता है। कोई सिस्टम में अलग अदालतें हों जो अर्ली डिस्पोजल करें केसेस का, ट्रायल जल्दी कंक्लूड हो। उसमें अब हमारे स्काइप की भी सहूलत मौजूद है कि बाहर बैठे हुए लोग अपनी एविडेंस दे सकते हैं स्काइप पर ऑनलाइन, और उनकी फिजिकल प्रेजेंस से इस्तिस्ना दे सकती है कोर्ट कानून के तहत। क्या ये सब कुछ हो भी रहा है? ये हो रहा है, ये बेसिकली क्योंकि हम देखते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद होते हुए और हमारे जो ज़मीनों के मामलात होते हैं और उनको एड्रेस करना कितना एक मुश्किल होता है। तारीखों पे तारीखें पड़ती हैं, जाते हैं वापस आ जाते हैं, तो जो वहाँ पर मौजूद हैं क्या उनके लिए भी यही मामलात है, तारीखों पे तारीखें? ये भी इनिशिएट हुए हैं मामलात, लेकिन जाहिर है मामलात उस हद तक कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है। और जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ किया कि जब तक गवर्नमेंट का फोकस ये है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन जब तक ग्राउंड लेवल पर हम कंफर्ट जोन नहीं देंगे, हम अपने इदारों को जो बने ही ख़ास इस मकसद के लिए हैं उनको मुकम्मल तौर पर इदारों के साथ इनलाइन नहीं करेंगे। होना तो ये चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन या पंजाब ओवरसीज़ कमीशन के लेटर हेड के ऊपर किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कंप्लेंट किसी भी इदारे से हो सकती है, वो जाए पुलिस में जाए, महकमा रेवेन्यू में जाए, जिस भी इदारे में जाए, तो वो प्रायोरिटी बेसिस पर उनको लगे कि ये हमारे मेहमान हैं, हमने इनका काम प्रायोरिटी बेसिस पर सारे आप तो बड़ी आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना। लेकिन चलिए ये बताइए नसीर इलाही साहब को या इन जैसी जो भी शख्सियात है उनको आप क्या कहेंगे? व्हाट इज़ द वे आउट? वो क्या तरीका कार इख्तियार करे? टेल देम द वे आउट। जी, मेरी गुजारिश इनसे यही है कि अब जिस तरह ये मामला है CDA का, अगर आप मुझे इजाज़त दें इस पर कमेंट करने के लिए, जी। तो ये बेसिकली ये इसके दो एंगल्स हैं इस मसले के। इस मसले के अंदर सबसे पहला एंगल ये है कि जो लोग वहाँ पर पहले से बैठे हुए थे, CDA ने उनसे लैंड एक्वायर करनी थी और उस लैंड के अगेंस्ट उनको कुछ
कुछ पे करना था। और दूसरा मसला हमारे जो मौजूद हैं नसीर इलाही साहब, उन जैसे लोग हैं जो कि अलॉटीज हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करवाए और उन्होंने प्लॉट को हासिल करने के लिए, और हम उसको प्रॉपर्टी की ज़ुबान में फ़ाइल बोलते हैं, फ़ाइल होल्डर्स हैं ये लोग, इन्होंने अपनी पूरी कीमत अदा की प्लॉट की और उनको अभी तक प्लॉट नहीं मिला। अलॉटीज़ हैं उनको प्लॉट नहीं मिला, बैलेटिंग नहीं हुई, और जो दूसरे जो वहाँ पर काबिज़ हैं उनको अभी तक उसके एवज़ चूँकि पैसे नहीं मिले, इस वजह से वो कानूनी तौर पर उनसे इदारा अभी तक वो ज़मीन भी एक्वायर नहीं कर सकता। वो ज़मीन एक्वायर होगी, फिर उस पर डेवलपमेंट शुरू होगी, फिर उसकी बैलेटिंग होगी, उसका नक्शा बनेगा, उसका जो भी टाउन प्लानिंग होगी, फिर उस पर कोई प्लॉट होगा, फिर वो प्लॉट मिलेगा ज़हीर इलाही साहब को। अब इसमें 100% CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को देखिए, हम रोज़ अखबारों में, टीवी प्रोग्राम्स में हम देखते हैं कि जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनके ख़िलाफ़ तो नैब भी बड़ा एक्टिव हुआ है और वो बड़ा लोगों को धोखा देते हैं। ठीक है, चलिए हम बल्कि एड्रेस करेंगे। सफ्तर शाह तर्जुमान CDA भी कुछ देर के बाद हमारे साथ होंगे। इस वक्त महानूर एक और हमारे साथ मुतासर खातून मौजूद है बरतानिया से, उनका भी प्लॉट है इसी सेक्टर में, ज़रा उनसे भी जानते हैं कि उनकी स्टोरी क्या है। जी महानूर, आप बताएंगी कहाँ पर आपका ये प्लॉट है और कब से आपने ये लिया हुआ है और आपको क्या बताया जा रहा है कि इसमें मसला क्या है? बस जी यही बताया जा रहा है, ये एक्चुअली मेरा प्लॉट नहीं, मेरी अम्मी का प्लॉट है। अच्छा। और ये जी कब से फंसा हुआ है, इतने साल हो चुके हैं। हमने तो इसी उम्मीद पे ली थी कि हमें फायदा होगा, हमारा घर बनेगा एंड एवरीथिंग, बट कोई हमें पॉजिटिव रिव्यू ही नहीं मिल रहा। कब से ये फंसा हुआ है, ऐसे तो बड़ा ये बहुत अजीब बात है। नहीं, लेकिन जब आप इसे परसू करते हैं, आप मालूम करने की कोशिश करते हैं कि क्या भी मामलात है, तो आपको पता क्या लगता है, बताया क्या जाता है? यही बताया जाता है कि वो जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके साथ डीलिंग क्यों हो रही है, ये हमें बताया जा रहा है। जो वहाँ पे जो लोग हैं, ये लोग इनको पैसे नहीं दे रहे हैं कि पता नहीं क्या, इनकी जो अनसॉल्व डील है वो हो ही नहीं रही उनके साथ। एंड दिस शुड हैव ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, इनको ये चीज इनके साथ डील थ्रू करना चाहिए, क्योंकि हमसे भी पूरे पैसे लिए हुए हैं एंड हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने किसी फोरम पे जाके कोई एप्लीकेशन दी है, जैसा ओवरसीज फाउंडेशन एक इदारा यहाँ पाकिस्तान में भी मौजूद है, डेफिनेटली वहाँ पे भी ऐसे फोरम्स होंगे, तो कोई आपने कोई एप्लीकेशन दी, कोई प्रोसीजर फॉलो किया? We have done everything what we can, but कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, nothing is being done and this is very sad। ये CDA का एक सेक्टर है, हमने ऑब्वियसली लोग उसी सेक्टर में ऐसी जगह लेना चाहेंगे जहाँ पे सेफ हो। हाँ, और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जब नाम आता है तो आपके जहन में यही होता है कि ठीक है ये CDA के अंडर आ रहा है। वेरी राइट, ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। सफ्तर शाह साहब, बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही अहम इशू हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई इस वक्त शदीद तकलीफ़ में है, और जो एक कहा जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्ट करे, कैसे इन्वेस्ट करे जब आप उनको एड्रेस ही नहीं करेंगे। CDA के अंडर जो एरियाज़ आते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हुए लोग बड़े कंफर्टेबल होते हैं कि ये CDA के अंडर आ रहे हैं। अब E12 वो सेक्टर है जहाँ पर लोगों ने आज से 30 साल पहले ज़मीनें ली हैं, वो लोग भी गुजर गए, उनके बच्चे जो है मुंतज़िर हैं कि शायद हम कोई कभी पाकिस्तान आए घर बनाएंगे। यहाँ पे इस वक्त प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्यों नहीं लोगों को पोजीशन दिया जा रहा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, इसमें मेन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमने इसके ये जो सेक्टर था इसका अवार्ड इशू किया था 1985 में। ठीक है। जितने भी जगह जो हमने लेनी थी लैंड्स और बिल्ड ऑफ प्रॉपर्टी, तो इसका अवार्ड हमने 85 के लगभग हुआ था। ठीक है। तो इसमें काफी सारे लोगों को जो लैंड है उसके बदले में अलॉटमेंट कर दी गई। 85 के करीब जो है ना, 85% के करीब जो लोगों को उसको में कंपनसेट कर दिया गया। और नंबर 2 इसमें बिल्ट ऑफ प्रॉपर्टी का है, वो थोड़ा सा इशू था। उसमें हमारी तरफ से जो है जमीन का जो है ना जो इशू आया कि उसमें लोगों को उसमें भी मेरे ख्याल में 80 के करीब जो है ना 80% के करीब जो है ना अवार्ड हमने कर दिया था। तो वो उनका ये मौकफ था कि जी क्योंकि 85 में अवार्ड हुआ है तो इतना अर्सा हो गया, तो आपने अभी तक जो है ना हमें कंपनसेशन सही मतलब कम रेट पे की, हमारी दूसरी नस्ल भी जवान हो गई। तो इसमें
पब्लिक अपना सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन आई कि जी इनको जो है ना इनका मसला रिजॉल्व करने के लिए जो है भेज दिया जाए कैबिनेट में, लेकिन वहाँ भी मंजूरी ना हो सकी। और उसमें रीजन ये है कि दूसरा अवार्ड हो नहीं सकता, जो ये इनके जो मुतालबात थे उस पर दूसरा अवार्ड हो नहीं सकता, अवार्ड एक दफा ही होता है। सफदर शाह साहब, शायद मुझे समझ नहीं आ रही ठीक से, थोड़ा इसकी वजाहत कीजिएगा। ये जो जगह है E12, इसका पोजीशन CDA के पास ही है, ऐसा ही है? नहीं, इसका पोजीशन कुछ हमारे पास है, कुछ का नहीं है। जहाँ बिल्ड ऑफ प्रॉपर्टी वाला है ना, मैं वन बाय वन आपसे सवाल करती हूँ। कुछ का पोजीशन आपके पास है, कुछ का पोजीशन आपके पास नहीं है, ठीक हो गया। अब जिसका पोजीशन आपके पास है, डेफिनेटली वही आगे लोगों को फाइल्स दी गई, आगे बेची गई, ऐसा ही है? वो तो उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो आगे फाइलें बेचते हैं या खरीदते हैं। आपने जो लोगों ने जो खरीदारी की उसी एरिया की ना, जो आपके पास, जो CDA के पास पोजीशन है, या उसकी भी की जिसकी एक्सपेक्टेड पोजीशन थी? नहीं, एक्सपेक्टेड वो तो देखें, जब अवार्ड होता है तो सारा एक ही दफा होता है, एक ही दफा होता है। अब प्रॉब्लम कौन से वाले एरिया में आ रहा है? वो जिसकी पोजीशन आपके पास है या वो जिसकी पोजीशन आपके पास नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि लैंड हमने एक्वायर कर ली, लैंड थी कोई टोटल 900 एकड़ के करीब ना, ठीक हो गया, ठीक है, वो हमने एक्वायर कर दी, उसमें लोगों के मकानात थे, बिल्ट ऑफ प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा इशू आया, ठीक है, उसमें अवार्ड के ऊपर लोगों ने थोड़े से उनके इतराजात थे, तो जिसकी वजह से ये इशू आया उधर। तो अब इसका हल क्या है? मेरी आपकी इजाजत हो तो मैं एक सवाल करना चाहूंगा। जी बिल्कुल, सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए पहले कि अब इसका हल क्या है, आप लोगों ने प्लान क्या किया हुआ, आप लोग करने क्या जा रहे हैं? अच्छा, इसमें यह है कि हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि भाई 60 डेज के अंदर जो है इसका जो है ना आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर इशू और पोजीशन ले, और इनको अलॉटमेंट लेटर जो कब कहा गया था? ये है कोई ये पिछले साल 2018 के अंदर जो है, ठीक हो गया, सही है, फिर ठीक है, तो उस पे हमने इनको नोटिस इशू किए ताकि हम जो है ना बकाया कंपनसेशन करके तो जो है ना लोगों को कंपनसेशन कर दें, उसके बाद लोगों को जिनको अलॉटमेंट हुई है तो उनको हम कब्जा दे सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो हुआ ये कि उसके बाद एक बिल्ट ऑफ प्रॉपर्टी के 20% के करीब जो है ना अलॉटमेंट लोगों को करनी थी, जिसमें एक बी लिस्ट भी थी जिसमें 252 थे, जिसमें DC लैंड ने लिख के भेजा कि जी इनका जो है जो फैसला किया था कि इनकी जो सेकंड लिस्ट है इसमें स्क्रूटनी करके ये अपना प्रूफ देंगे तब इनको शामिल किया जाएगा। ठीक है। तो इसी में से कुछ लोग जो है ना, जब ये फैसला हुआ सिंगल बेंच हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो उसके खिलाफ भी लोग चले गए, तो अभी जो है ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट में है मामला, ठीक हो गया। जी काशिफ, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे? मैं आपसे एक पूछना चाह रहा हूँ थोड़ा कि 30 साल पहले ये आपने सेक्टर लॉन्च किया, उसके बाद आपने कहा हमने अवार्ड कर दिया, 1989 में हमने इसको लॉन्च कर दिया सेक्टर को। मैंने पूछना आपसे ये है कि 30 सालों में आपके कितने चेयरमैन आए, कितने मेंबर स्टेट आए, कितने लोग ऐसे हैं, को ऐसे लोगों को सजा के लिए भी कोई अदारा करेगा कि 30 साल से जिन्होंने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की और आप सिर्फ अदालती फैसलों का इंतजार करते हैं कि लोग तंग आ गए अदालत में जाएं, अदालत हमें को ऑर्डर करे, उसके बाद उस ऑर्डर्स पे हम इम्प्लीमेंट करें? क्या आप रिट नहीं है? क्या आप सरकारी अदारा नहीं है? आपकी कोई रिट नहीं है सीडीए की कि वो अपनी रिट कायम करे और लोगों से जगह ले? और सिर्फ इसका बता दें कि 30 सालों में जो काम नहीं हुआ अब आप कैसे उसको फौरी तौर पे कर देंगे? नहीं, वो उसमें यह है कि आपका सवाल बजा है, लेकिन यह है कि क्यों नहीं, सजा और जजा का तो सिस्टम मैकेनिज्म तो हर इदारे में मौजूद होता है। जब ये चीजें आती हैं तो उनको जो इसमें कोई कल्प्रिट्स है तो उसको सजा मिलती है। बाकी रह गया कि क्योंकि बाद मुतासरीन जो हमारे कंपनसेशन है उसके ऊपर वो नहीं एग्री नहीं कर रहे होते तो वो कोर्ट में चले जाते हैं, वो तो कोर्ट में उस सेंस में जाते हैं, अदरवाइज तो कोई और वजह नहीं होती ना। लेकिन सबसे सवाल यहाँ पे ये है कि अब वो कोर्ट में चले गए, अब हमें पता है कोर्ट में तारीखों पे तारीखें भी पड़ती हैं, मामला बहुत देर तक लटकते भी रहते हैं। ऐसा नहीं है, डिसाइड कर दिए 2018 ठीक है में, ऐसा हाँ नहीं वो तो हमें पता है, आसिफ सईद खोसा साहब का बड़ा एक स्ट्रिक्ट स्टैंस है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन अब ये बताइए, हमारे साथ इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी वो मुतासरा फैमिलीज भी इस वक्त ऑनलाइन मौजूद है कि What is going to be the end result? आखिर में अब होगा क्या और कब तक होगा? आप क्या उनको कोई होप दे सकते हैं? कोई रहनुमाई कर दीजिए उनकी।
जी इंशाल्लाह हम जो है ना विगेवरसली जो है कोर्ट का जो है जो केस हुआ है तो उसको परसू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह सिंगल बेंच ने फैसला किया कि 60 डेज के अंदर आप कब्जा लेके इनको मुतासिरीन को, वो 60 डेज 2018 में कहा था, अब ये 2019 आ गया। तो वो उसमें दूसरे मुतासिरीन में कोर्ट में चले गए ना, डीबी में चले गए हैं, वो अपील में चले गए हैं। ठीक है, अब डेफिनेट हम उसको परसू करेंगे तो इसको मामले आप को क्या उम्मीद दे सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, कब तक ये मामला हल होता दिखाई देता है और अभी इसके अंदर कितने और हिकअप्स मौजूद हैं? नहीं और नहीं है, बस ये फैसला हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम तो इसकी वजह क्या है, इतने डिले की वजह क्या है? ये मामला अगर इतना ही था आसान कि आप लोग ले सकते थे और सिर्फ उनके कोर्ट जाने की वजह से मामला लेट हो गया, तो ये आप जरा पहले क्यों नहीं चले गए कि वो उसी वक्त कोर्ट चले जाते? नहीं, इसमें ये होता है कि अवार्ड होने के बाद उनको कंपनसेशन दी जाती है। कंपनसेशन में उन्होंने एक 252 बंदों की एक और लिस्ट दी हुई थी, उसको चेक करके स्क्रूटनी करके वो उन्होंने प्रूफ देना था उसका। ठीक है, तो वो अब उसमें क्योंकि 30 साल लग गए, बस उसमें टाइम लग जाता है काफी सारा। नहीं, ये तो आप बात बड़ी हैरत की बात है, ये आप कह रहे बस इसमें इतना टाइम लग जाता है, हम कितने आराम से कह देते हैं। एक उम्र गुजर गई, लोग गुजर गए जिन्होंने जमीनें खरीदी थी इस ख्वाहिश और इस हसरत के साथ, वो कहाँ जा सोए और आप लोग जो है कहते हैं बस गुजर जाता है ये वक्त। यही तो हमारी आयरनी है। वकार मुश्ताक साहब इस पर कोई कॉमेंट करेंगे, कोई लीगल वे आउट बताएंगे? और ये जो ये कह रहे हैं कि बस हो जाता है तो बस हो जाता है, जब अपनी चीज़ों कोई कहे ऐसा बस हो जाता है तो कैसा लगता है? जी बुनियादी तौर पर ये हो नहीं जाता, ये किया जाता है और ये डेलिब्रेटली किया जाता है। जिस तरह ये तर्जमान साहब बता रहे थे कि 1985 में 1980s में अवार्ड इशू हुआ। बेसिकली मैं थोड़ा सा प्रोसेस भी बता दूं ना, होता क्या है कि CDA ने ये एक सेक्टर का सोचा कि हम E12 सेक्टर इस जगह पर डेवलप करेंगे। वहाँ पर जो पहले से लोग जो उनकी ज़मीनें थी उन 6 मौज़ाज़ात में, उनसे वो ज़मीनें एक्वायर करनी थी, जो मकान थे उनकी कीमतें देकर उनको गिराना था, सारी जगह को नए सिरे से उसको डेवलप करना था, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनाना था। और जिन लोगों के पास आज फाइल्स हैं, हमारे समंदर पार पाकिस्तानी और कई दूसरे लोग, उनको नया एक सेक्टर CDA का डेवलप करके और उनको उनके अंदर से प्लॉट देने थे। अब हुआ क्या है कि CDA खड़ा हुआ है आज 30 साल गुजरने के बाद भी स्टेप 1 पर। स्टेप 1 ये था कि वो अवार्ड इशू होने के बाद वो उनकी कीमत पे करते और वो ज़मीनें एक्वायर करते, उनको डेवलप करते और ख़रीदारों को, फाइल होल्डर्स को वो ज़मीनें देते। अब आज मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये मामला, अब भी मुझे नहीं लगता मेरी जो कानून के तालिब इल्म होने के हैसियत से जो मेरी राय है वो ये है, मुझे मामला हल होता मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जिन लोगों को आज से 30 साल पहले जो रेट लगाया गया था उस जगह का CDA ने देना था और आज वो उस जगह पर काबिज हैं, क्या वो उस रेट पर 30 साल पहले के रेट पर वो जगह खाली करने पर रजामंद हो जाएंगे? बिल्कुल। और क्या CDA जो है, आज डेवलपमेंट कॉस्ट भी बढ़ गई है, आज और बाकी मामलात भी जो हैं वो बहुत ज्यादा, पैसे की कदर कितनी गिर गई है, तो आप ये देखिए। आज मुझे जिन लोगों के पास फाइल्स हैं वो डेवलपमेंट चार्जेस उन फाइल के कितने % इंक्रीज के साथ देंगे, तो ये सारी फर्जी कहानी मुझे लग रही है। ये इशू इतना सिंपल नहीं है। अच्छा चले, ये इशू सिंपल नहीं है, तो फिर ये बता दीजिए कि और फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये है, किस फोरम पे जाएं अब ये लोग? इसका हल CDA के पास है। उसका हल सबसे पहले तो ये है कि CDA की तो बेसिक इंतहा ये है कि वो कहते हैं बस हो जाता है। नियत अगर हो मामला हल करने की तो तभी ये मामला हल हो सकता है, सॉरी टू से, और अदालतें उनसे ये मामला हल करवा सकती हैं। CDA का मौक़िफ़ मुझे ये लग रहा है, ये कहते हैं कि जो वहाँ पर आज काबिज हैं वो 30 साल पुराना रेट लेकर वो ज़मीनें खाली करें। बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन भी है क्योंकि जिन लोगों को मिल चुके हैं प्लॉट्स या जिनको फाइल्स मिल चुकी है वो भी उस रेट पे मिली है, वो भी उस रेट पर मिली है। इसका कंपैरिजन बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जो है वो आज के रेट पर अगर उनको कंपनसेट करता है तो वो ज़ाहिर जगह खाली करेंगे, और CDA फिर आज के रेट पर अगर इन लोगों से नेगोशिएट करके डेवलपमेंट चार्जेस तलब करेगा तो फिर इन लोगों के लिए भी फिजिबल होगा डेवलपमेंट चार्जेस देकर। नसीर भाई साहब की तरफ भी मैं जाऊंगी, लेकिन सफ्तार साहब पहले आपसे ये सवाल छोटा सा इसका अगर जवाब दे सके, जिस तरह अभी बात की हमारे वकील साहब ने, वकार मुश्ताक ने, कि वो जो रेट्स का जो एक बड़ा ही डिफरेंस है, बिग डिफरेंस, और सबसे बड़ा शायद मसला भी अंदर खाते यही है जो आप लोग एड्रेस नहीं कर रहे इस वक्त इस तरह से, तो क्या हल क्या होगा इसका? फिर करेंगे क्या? 85% लोगों को अवार्ड
का कंपनसेशन हो चुकी है। देखिए, जब तक आप 100% माजरत के साथ पेमेंट नहीं करते, लोगों का उसमें क्लेम रह जाता है अनएड्रेस्ड, तो वो तो 30 साल बाद। अच्छा, 15% लोगों का क्या करेंगे? वो उनका एतराज है। देखें, एक दफा अवार्ड हो जाता है तो हम उसमें कोई रद्दोबदल नहीं कर सकते। देखिए ना, यही पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। वो कहते हैं आज का रेट दें, ये कहते हैं 85 का रेट दें। अच्छा, उसमें ये होता है कि वो या तो फिर सीडीए ऑर्डिनेंस के अंदर कोई तरमीम हो, वो फैक्ट आपने क्या अदालत को बताया जिसने 6 माह का टाइम देकर इशू एड्रेस करने का आपको डायरेक्शन दे दी? अभी जो है 60 डेज का वो उन्होंने दिया, डायरेक्शन दी है। तो उसके बाद कुछ लोग हमने हमारे नोटिस करने के बाद कुछ लोग कोर्ट में चले गए उस फैसले के अगेंस्ट, जिनको वो कह रहे थे कि हम मतलब है कि इस पुराने रेट पे हम नहीं दे सकते। तो वो अब कोर्ट में चले गए। तो अब कोर्ट में जैसे ही आपकी तरफ आते हैं, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे इलाही साहब, ज़रा आप बताइएगा कि आप कुछ या तो इनसे कहना चाहते हैं, कोई सवाल आपके जहन में है तो वो भी कर लीजिए। इस वक्त ये तर्जुमान सीडीए भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे वकील साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं या कोई बात ऊपर तक पहुँचाना चाहते हैं तो वो भी कह दीजिए। एक तो मुझे इस बात सुनकर बहुत दुख हुआ कि ये हो जाता है। हमारी आधी जिंदगी गुजर गई है, हमने बाहर पैसा कमाया, मेहनत की कि उनको घर बनाएंगे, लेकिन वहाँ हो जाता है। अदारों का ये रवैया रहा तो ये पाकिस्तान में पैसे कौन इन्वेस्ट करेगा? ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम दोबारा क्यों करें पैसे इन्वेस्ट? आप मुझे बताएं ना, वजह दें मुझे कि और मैं एक और प्लाट ले लूँ किसी और जगह जाकर, या सीडीए का और किसी जगह प्लाट ले लूँ कि मुझे वो प्लाट मिलेगा भी कल के नहीं। यहाँ मेहनत करना, कि मशक्कत करना इन सर्दी मौसम में कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, जुल्फिकार बुखारी साहब बड़े एक्टिव हुए हैं इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों के मामलात के हवाले से। डेफिनेटली आप ज़रा कोशिश करें कि उनसे आपका भी कोई राब्ता हो और यकीनन कोई मसाइल हल की तरफ जाते हुए हमें दिखाई दे। सफदर शाह साहब, ये बताइए कि अब वो लोग तो कोर्ट में चले गए, आप लोग कोर्ट में कब जा रहे हैं? ये जो आप कह रहे हैं ना कैबिनेट में, हाँ, क्यों? देखिए, वो कोर्ट में चले गए हैं कि उनको वो रेट्स मंजूर नहीं है। ठीक है ना। तो वो जैसे, क्योंकि सिंगल बेंच ने फैसला कर दिया कि आप इनको कंपनसेशन दे के जगह खाली करवाएं ताकि जो अलाटी हैं उनको कब्जा हम दे। तो वो उसमें से कुछ लोग चले गए हैं, तो डेफिनेट हम विगोरियसली उसको परसू करेंगे। तो इंशाल्लाह केस जो है जल्द अपने पाया तकमील को होके तो फिर हम अपना अगला प्रोसेस शुरू कर देंगे। चले, सफदर शाह साहब कहते हैं कि विगरसली हम इसे परसू करेंगे और उसके बाद मामला हल हो जाएंगे। क्यों ऐसा है वक्का मुश्ताक साहब? अनलेस दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तो समझती हूँ कि अब इन्हें भी एक बुनियाद ऐसी रख देनी चाहिए कि ये खुद भी कोर्ट में जाए। ये इदारे जो होते हैं, हमारे इदारे बनाए जाते हैं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, पब्लिक फंड्स इस्तेमाल होते हैं उन इदारों को डेवलप करने के लिए। लेकिन माजरत के साथ मामला यहाँ पर ये है कि सीडीए के तर्जमान साहब का जो मौक़िफ़ जो मुझे अब तक लग रहा है, ये लोग आज भी, मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि ये आज भी ये समझते हैं कि दो पार्टी हैं, इसमें एक अलॉटीज़ हैं, दूसरे लोग हैं जो वहाँ पर काबिज़ हैं और जिनको अभी अदायगी नहीं हुई, कि ये दोनों पार्टीज़ आपस में कोर्ट्स में कंटेस्ट करती रहें। हम साइड पर देख कर देखिए, सीडीए को इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, 85 का रेट वो लोग नहीं लेंगे जब तक सीडीए इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेगा और खुलूस नीयत के साथ ये नहीं सोचेगा कि हमने लोगों को लॉफुली डिस्पोजेस करना है जिनके पास आज पोजेशन है और उन लोगों को प्लॉट देने हैं जिनके पास फाइलें हैं, तब तक ये मामला हल नहीं हो सकता। और अदालत की जिस थोड़ी सी हल्की करनी पड़ेगी, जी बिल्कुल, जेब भी हल्की करनी पड़ेगी, नीयत भी बेहतर करनी पड़ेगी और अदालत के डायरेक्शंस को इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक और अनदर ओवरसीज पाकिस्तानी मोहम्मद एजाज हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद एजाज साहब, आप भी अपना मसला जो है इस फोरम पे रखिए, देखते हैं कि इस मसले की किस तरह से सुनवाई हो सकती है। कहाँ पर आपका E12 में प्लॉट है, कब से लिया हुआ है और आपको बताया क्या जाता है कि मामला क्या है? जी मैडम, मैंने ये तकरीबन 22 साल पहले ये प्लाट खरीदा था और मेरा ये प्लाट E12-1269 है प्लाट का नंबर। तो हमने यकमुश्त सारे पैसे डेवलपमेंट के भी दे चुके हैं हम, और ये सीडीए ने आज तक हम जो है जी मिन्नतें कर रहे हैं, हर दरवाजा हमने खटखटाया, हमें आज तक जो है इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई हमें पोजीशन नहीं मिल रही। जो सब के सब डेवलपमेंट समेत ये सारे पैसे दे चुके हैं।
और अच्छा। आज तक हम जो है हमारे जो है मेरे बच्चे यहाँ पे पले बड़े हैं यहाँ पे यूरोप में, और मैं जब अपने बच्चों को बताता हूँ कि मैंने 22 साल पहले एक प्लॉट खरीदा था और जिसकी अभी हमें पोजेशन मिलेगी तो हम घर बनाएंगे। ठीक है। अच्छा सफदर शाह, आप इनकी बात सुन रहे हैं, पहले तो ये बताइए, जहाँ तक मेरी मालूमात है ये जो डेवलपमेंटल फंड्स होते हैं ये तो तब लिए जाते हैं व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, इज इट नॉट सो? नहीं, वो जब अलॉटमेंट लेटर इशू होता है तो उसके साथ ही उनकी उसमें लिखा होता है कि इतने टाइम तक जो है ना चले टाइम फ्रेम तो दे दिया जाता है ना, तो आप लोगों ने जब ये डेवलपमेंट फंड्स लिए तो आप लोगों ने कोई टाइम फ्रेम दिया कि कब तक ये जगह जो है? इसमें देखें 85% लोगों ने अपनी कंपनसेशन ले ली उसी रेट पे, सिर्फ 10 to 15% लोग रह गए जिन्होंने हर्डल क्रिएट की। मेरे ख्याल में आप पूछना चाह रही हैं कि जो फाइल होल्डर्स हैं उनसे डेवलपमेंट चार्जेस अब आप किस रेट पे लेंगे, ये सवाल है इनका, कि जिनके पास अलॉटीज हैं जो उनको अब अगर फॉर एग्जांपल ये डेवलप करना शुरू कर देते हैं आप सेक्टर, तो उनसे डेवलपमेंट चार्जेस किस रेट पे आप लेंगे? अब जो उस पे टर्म्स एंड कंडीशन में जो लिखे हुए होते हैं जो दूसरों से लिए वो 30 साल पहले वाले या आज के रेट पर डेवलपमेंट चार्जेस लेंगे आप? नहीं, आज के रेट पे तो उसमें तो देखिए जो अब देगा तो वो तो आज के रेट पे देखिए ना, अब इनका अब सीडीए का कि जिनको हमने कंपनसेशन करनी है वो 30 साल पहले के रेट पर करेंगे और जिनको प्लॉट देने हैं उनको आज के रेट पर। अच्छा, मेरा सवाल जो डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से था ना वो ये भी था, क्योंकि जैसा हम यहाँ पे अगर जैसा थ्रू एलडीए हम प्लॉट्स लेते हैं या यहाँ डिफेंस में कि हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे डेवलपमेंट फंड लेने के बाद एक टाइम फ्रेम भी दे दिया जाता है कि इतने अरसे के अंदर ये ज़मीन जो है वुड बी रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, जबकि वो तो कह रहे हैं कि कब का वो दे चुके हुए हैं, सालों गुजर गए हैं। नहीं, इसमें फ़र्क है। इसमें बेसिकली पहले क्या करते हैं, पहले कॉस्ट ऑफ जो फाइल होल्डर या अलॉटीज जिनको हम कहते हैं ना, वो पहले कॉस्ट ऑफ लैंड पे करते हैं, वो किस्तों के अंदर हम उसको कॉस्ट ऑफ लैंड बोलते हैं, उनकी एक फाइल बन जाती है। पहले डेवलपमेंटल फंड्स दे देते हैं। हाँ जी, वो अलॉटमेंट लेटर उनको इशू हो जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पे टाउन प्लानिंग होती है, उनको प्लॉट का नंबर दिया जाता है, नंबर देने के बाद वहाँ पर फिर डेवलपमेंट चार्जेस मांगती है जो भी कोई डेवलपमेंट का इदारा हो या कोई प्राइवेट इदारा हो, वो फिर डेवलपमेंट चार्जेस मांगते हैं कि आपको जो हम प्लॉट डेवलप करके देंगे वहाँ पर उसके ये चार्जेस हैं। फिर उसके बाद जब वो कंप्लीट होते हैं तो फिर राजा काशिफ, आप कुछ बताना चाहेंगे कि ऑन ग्राउंड इस वक्त क्या सिचुएशन है, और जो सफदर शाह साहब बात कर रहे हैं आप उससे सहमत हैं कि वाकई कुछ दिनों में या 1-2 महीने में ये मामलात कोई हल होंगे, सीडीए भी कोई अपनी फुर्ती दिखाएगी कि नहीं? जी देखें, असल जो अब अदालत की तरफ हम आए तो अदालत की तरफ से इनको अहकामात बहुत सख्त है कि इस मामले को आप जल्द से जल्द हल करें। उसके बाद वो जो सफदर शाह साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि डीबी में डबल बेंच में ये केस गया हुआ है, मुतासरीन ने कहा हुआ है। बात सिर्फ इतनी है मेरीन के जो 30 साल में ये सफदर शाह साहब कह रहे हैं 85%, मेरे जो ज़राए हैं वो कहते हैं 75%, 25% अभी भी मुतासरीन को कंपनसेशन देना बाकी है। 30 साल में अगर ये 25% को नहीं हटा सके, असल में पेन लेने वाला कोई नहीं है। ये चीज, ये बात आपने बड़ी खास की है, बिल्कुल सही। इसमें ना राजा काशिफ का प्लॉट है, इसमें उस ओवरसीज का प्लॉट है जो 22 साल बाद भी अपने जवान बच्चों को नहीं बता सक रहा कि उसके पाकिस्तान में प्लॉट किस जगह पे है और कहाँ पे उसने इन फ्यूचर घर बनाना है। ठीक है राजा काशिफ, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, सफदर शाह बहुत क्विकली अगर आप कोई होप देना चाहें हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को, कोई मैसेज, कोई होप, आने वाला वक्त जो है इनके लिए अच्छा होगा। मौजूदा गवर्नमेंट है वो भी उसी पैराए में कि जल्द से जल्द लोगों को जो है ना ये अकोमोडेट किया जाए। तो फेडरल कमीशन भी बन चुका है, जो जितने भी मास्टर प्लान है उसमें कोई रिव्यू है या इस तरह का, ये हम इससे ये बड़ी खुशाइन बात है कि मौजूदा गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट है। मौजूदा गवर्नमेंट और आसिफ सईद खोसा साहब दोनों जो चीज़ें हैं वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट करी एक दूसरे को। मेहमानों का अपना हम शुक्रिया अदा करेंगे और हम आपको यहाँ पे ये भी बताते चलें कि ये प्रोग्राम आप शाम 5 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 92 न्यूज़ पर संडे को देख सकेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों को हम उम्मीद देंगे, उम्मीद पर दुनिया कायम है और यकीनन इमरान खान साहब ने जिस तरह के वादे किए हैं और जिस तरह से वो चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो आए यहाँ पर इन्वेस्ट करें, और चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो चाहते हैं कि केसेस जो हैं पेंडिंग केसेस उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाए। इन तमाम तरह हालात और वाक़यात में यकीनन ये मामला जो है हमें हल होता दिखाई देता है। हमारी होप्स हाई हैं। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे महरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।